नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपीएसआई यूपी दरोगा के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर यानी पुराना पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं। हिंदी का हो चुका है। अब यहाँ पर मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का पहला सेट आप देखेंगे। 40 प्रश्न पूछे गए थे 12/12/2017 के तीसरे शिफ्ट में यानी कि थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, सितारे कंधों पर चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर खत्म करके आगे भी हम और भी, जब प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम आगे और भी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया है, गरीबी रेखा के नीचे के लोग का अनुपात, यहाँ पर खालिस्तान है, द्वारा अनुमानित किया जाता है। किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का जो अनुपात है वो लोगों की संख्या के अनुपात से अनुपात द्वारा जो है अनुमानित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। मान लीजिए किसी का कितना अनुपात है, मान लीजिए गरीबी रेखा के नीचे का 5 अनुपात है, ठीक है, और पूरी संख्या रखेंगे नीचे तभी तो काटेंगे तो आपको अनुपात पता चलेगा कि कितना लोग में कितना यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो यहाँ पर लोगों की संख्या के अनुपात से, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर रंगराजन जो पद्धति है इसमें दोस्तों जो है, इससे जो है 2011-12 में प्रति माह प्रति व्यक्ति उपयोग की अखिल भारतीय ग्रामीण स्तर में दोस्तों 972 रुपये जो है वो आपका भारतीय शहरी स्तर पर था, सॉरी ये गांव स्तर पर था। और यहाँ पर बात करें शहरी स्तर पर जो है यहाँ पर 1407 जो रुपए था, इससे कम व्यय करने वाला व्यक्ति जो है गरीब माना जाता था। ठीक है, ये शहर पे मतलब 1407, और यहाँ पर दोस्तों जो है प्रति माह की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है 972 जो था गांव में, अगर इससे कम जो लोग का मतलब खर्च है या फिर इतना जो है व्यय कर रहे हैं, इससे कम कर रहे हैं, तो ये गरीब माने जाते थे। ठीक है, 2011-12 की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, 30 नवंबर 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन थी। 30 नवंबर 2017 का पूछा था। ठीक है, तो देखिए उसको डेट भी मेंशन करेगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा मेनका गांधी जी थी, मेनका गांधी। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री मेनका गांधी जी थी। वर्तमान में अगर बात करें तो यहाँ पर स्मृति ईरानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। किसकी गिरफ्तारी हुई थी जिसके कारण जो है लोग जलियांवाले बाग में जो है इकट्ठा हुए थे, बताइए। देखिए ध्यान रखिएगा, दो लोग थे यहाँ पर, जो सतपाल और जो था सैफुद्दीन की किचलू। ठीक है, किचलू और जो सतपाल जी के जो है गिरफ्तारी पर लोग इकट्ठा हुए थे। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि 13 अप्रैल जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है यहाँ पर अमृतसर के जो है जलियांवाला बाग में जो है सार्वजनिक रूप से जो है यहाँ पर जनरल डायर ने जो है गोलियां चलवा दी थी। तो आप जानते हैं पूरा नाम उसका जो है एडवर्ड हैरी डायर। ठीक है, इन्होंने जो है कम से कम 1000 लोग लगभग में अगर बात करें तो यहाँ पर लोग जो है हत्या इनकी हो गई थी, लगभग 1000। नेक्स्ट बात करेंगे, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। कौन से वर्ष में जो है भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइए। ध्यान दीजिएगा, वन सेवा की बात करेगा 1966 में दोस्तों जो है भारतीय वन सेवा की जो है स्थापना हुई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, याद क्या रखना आपको, भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अंतर्गत जो है ये 1966 में हुई है। ठीक है, हालांकि अगर बात करें तो इससे भी पहले यानी 1865 से 1935 ब्रिटिश जो राज था, इसमें दोस्तों जो है एक जो है संगठित एक वन सेवा था जिसका जो है पुनरुद्धार जो है इसमें हुआ है। ठीक है, और वन सेवा की बात करें तो ये जो है 3 अखिल जो भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है, उसी में से एक ये वन सेवा भी है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रत्यय
स्फीति का अर्थ इनमें से क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। पूछा गया था पेपर में, पुराना पेपर ये है। प्रत्ययस्फीति का जो अर्थ है वो है सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रमण। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो बात करेंगे, प्रत्ययस्फीति के अंतर्गत जो है वे सभी क्रियाएं, नीतियां व उपाय आते हैं जो सरकार द्वारा मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई की बात हो रही है, ठीक है, उसके वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, अतः सरकार की ओर से जो एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रमण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। हिंद महासागर जो है कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। तो दोस्तों स्वेज नहर ये राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो प्रारंभिक बात करें, मतलब ये कृत्रिम रूप से है, तो यहाँ पर प्रारंभिक अगर यहाँ पर इसकी दूरी बात करें, इसकी लंबाई बात करें, तो यहाँ पर जो है 164 km है। ठीक है, प्रारंभिक। और बात करें भूमध्य सागर और हिंद महासागर यानी लाल सागर के मध्य जो है जोड़ने वाली इस नहर के दक्षिणी सिरे पर जो है पोर्ट स्वेज और उत्तरी सिरे पर जो है पोर्ट सईद स्थित है। याद रखिएगा, जो है दक्षिणी जो है सिरे पर जो है दक्षिणी सिरे पर पोर्ट स्वेज और उत्तरी सिरे पर जो है पोर्ट सईद स्थित है। और इस नहर के बन जाने से जो है यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 यानी आर्टिकल 80 का एक जो है के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, और बी में बता रहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 200 जो है 38 प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर ए केवल ए बी दोनों, ए बी दोनों नहीं, केवल बी। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, यानी ए और बी दोनों जो है निहित हैं 80 के एक में। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए जो है आपका यहाँ पर सिंबल भी देगा, यातायात वाला एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यातायात का जो तो ट्रैफिक रूल का जितना सारा जो भी सिंबल है इन सबको याद रखिएगा। ठीक है, बताइए कि ये जो संकेत है इसका अर्थ क्या होगा। देखिए इसका जो अर्थ है वो है रास्ता दें, इसका ये संकेत है। ठीक है, इस फिगर का याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिव वे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ था। इनमें से कौन लोग थे जो कि चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। यहाँ पर दो लोग हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको राइट आंसर देना था। बता सकते हैं आप सभी लोग। तो देखिए दोनों लोग लगातार हैं यहाँ पर, बहुगुणा जी यानी सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर हो जाएगा डी, ए और बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है। पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो पहले यानी सबसे पहले की बात करेंगे तो यहाँ पर वाल्मीकि जी ही थे, भगवान वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है, ये भी याद रखिएगा, हिंदी में जो है काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि जी को आप जानते ही हैं कि ये जो है पहली बार जब इनके अंदर ये सब आया था, मतलब कि कुछ लिखने का, तो ये कौच के जो पक्षी थे दो, इन्हें एक जो है एक बहेलिया जो है मार देता है, तो उसके हिसाब से इनके मतलब एक ये बोलते हैं अंदर से कवि का जो इनका स्वरूप बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो रामायण जैसे प्रथम जो है महाकाव्य की रचना जो है इन्होंने ही यानी कि आदि कवि जी ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है। इनमें से कौन सा है जो कि संरचनात्मक जो बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण किसे माना जाता है। सबसे कम कारण आपको बताना है।
तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे कम जो है कारण माना जाता है आबादी को। ठीक है, संरचनात्मक जो बेरोजगारी है वो होती क्या है, तो वह बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक जो परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है जो है ये कहलाती है आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, आबादी को संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे न्यून जो है कारण माना जाता है। ठीक है, सबसे कम कारण माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, कौन सा विषय जो है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए राज्य सूची के जो अंतर्गत आता है विवाह तलाक ये सब नहीं आता। ठीक है, आपका बाजार और मेले आते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है 3 अनुसूचियां यानी आपका एक संघ सूची, कुल आपके यहाँ पर जो है विषय है 97, वर्तमान में 100, उस समय 97 थी। और दूसरी जो है यहाँ पर दूसरा जो है इसमें राज्य सूची, इसमें कुल 66 विषय, वर्तमान में जो है 61 हो गए हैं। और तीसरा जो है समवर्ती सूची जिसमें आपके जो है आपके 47 विषय हैं और वर्तमान में जो बढ़ करके आपके 52 हो गए हैं का उल्लेख है। यहाँ पर पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, कारागार, बाजार व मेले, पंचायती राज और भूमि सुधार आदि जो हैं ये सब जो है राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राज्य सूची के अंतर्गत यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है, किनको, जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं। और यहाँ पर आगे बताया जिनमें प्रमुख हैं आपके प्रख्यात भागलपुर जो है अंक फुड़वा कांड तथा विचाराधीन जो है कैदी मामला। कौन है जनहित याचिकाओं की जननी, किसे मानते हैं, पुष्पा कपिला हिंगोरानी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है इन्हीं को माना जाता है कि जनहित याचिकाओं के जननी। और वर्ष 1961 में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली पहली 4 महिलाओं में से एक थी। विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए 1979 में इन्होंने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। फलस्वरूप जो है 40,000 जो विचाराधीन कैदी को कोर्ट ने रिहा कर दिया। भागलपुर अंकफोड़वा कांड, देवदासी प्रथा, फैमिली कोर्ट की स्थापना आदि पर दायर जनहित याचिका का संबंध जो है इन्हीं से जाता है, यानी कि पुष्पा कपिला हिंगोरानी जी को। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित जो है अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सभी लोग बताएंगे। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। बी में है संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। सभी लोग बताइए, केवल बी, केवल ए बी दोनों नहीं, ए बी दोनों। याद रखिएगा केवल ए। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। आप जानते हैं कि जो है अध्यादेश जो जारी करने का जो है अनुच्छेद 123 में 1, 2, 3 याद कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें शक्ति है राष्ट्रपति को। ठीक है, इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है और इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है सिर्फ ए, यानी कि यहाँ पर बात करेंगे तो बी। नेक्स्ट बात करेंगे, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के संदर्भ में
आगे बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सा वक्तव्य जो है सही है। निजी कंपनियों अथवा ए में है, निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक। बी बताया गया है अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना का प्रावधान होना आवश्यक है। अब इसमें से बताइए कि क्या राइट आंसर होगा। ए बी दोनों नहीं, केवल बी, केवल ए बी दोनों। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या है ध्यान दीजिएगा, अधिनियम क्या कहता है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और आपका जो पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 ये कहता है कि अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। किसके माध्यम से पौधे जो हैं हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा, अधिकतर क्वेश्चन जो है आपका ऐसा रहेगा जो आपका पॉलिटी से रहेगा या फिर जो है जिसका कोई ना कोई संवैधानिक स्रोत लिया गया रहेगा। अधिकतर क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है पौधे जो है हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं मृदा जल से, याद रखिएगा मृदा जल से। और यहाँ पर 16 जो है तत्वों को जो है इंपॉर्टेंट माना गया है पौधों के लिए। इसमें भी 2 पार्ट कर दिया गया है, एक जो है वृहत जो है मतलब पोषक तत्व, और यहाँ पर अगर बात करें तो सूक्ष्म। तो वृहत में जो दोस्तों यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ये आपका ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम हो गया आपका, कैल्शियम हो गया, इन सबको रखे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर ये और सूक्ष्म बात करें तो सूक्ष्म में और भी ये लौ है आपका, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, जिंक, बोरान, नाइट्रोजन, ये सब क्लोरीन वोरीन को रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये मृदा जल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी जिसको बोलते हैं। ये जो है संविधान के अध्याय यानी भाग जो है ये 4 में है। और ये दोस्तों आपको ये बताना ये है, यहाँ पर खाली स्थान है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद आपको बताना है किस, कहाँ से कहाँ तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार हर एक एग्जाम में आ चुका है ये, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 36 से 51 जो है ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ये कहाँ से लिया गया ये भी एग्जाम में आता है, याद रखिएगा आयरलैंड से, आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से ये लिया गया है। ठीक है, हमारा संविधान जानते हैं कि अलग अलग देशों के संविधान से जो है चीज़ें ली गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य करता है। इनमें से कौन सा कर है जिसकी वसूली केवल राज्य करता है, बताइए। तो आप सभी लोग जानते होंगे भू राजस्व या भूमि राजस्व जो है इसकी वसूली केवल जो है राज्य कर सकता है। ठीक है, ये बात करें तो संविधान की 7वीं अनुसूची में संघीय जो है सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची उल्लेखित है। ठीक है, और आयकर यानी कृषि के अतिरिक्त जो है आयकर आपका हो गया, नगर निगम सेवा कर, सीमा शुल्क, व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों के पूंजीगत मूल्य पर कर, आय पर अधिकर आदि केंद्रीय कर हैं। जबकि अगर बात करें यहाँ पर भूमि या भू राजस्व जो है राज्य का कर है, जिसकी वसूली केवल राज्य जो है कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो इनमें से सही है वो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए में बताया गया दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। ऑप्शन बी बता रहा है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाएं। ये ऑप्शन ए में बताया गया, ए बी दोनों नहीं, बी में बताया गया केवल ए, सी में बताया गया है कि आपका ए और बी दोनों। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। और डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर जो है आ नहीं पाया, तो डी नंबर ऑप्शन में है
केवल बी, केवल बी छूट गया, केवल ए हो गया है। तो आंसर बताएं क्या राइट आंसर होगा। डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो देखिए ए और बी दोनों नहीं, ठीक है। अब क्यों ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन जो है वो आपका अनुच्छेद आर्टिकल 61 के एक या ए कह सकते हैं में है, ठीक है। आर्टिकल आपका 61 के एक के अनुसार राष्ट्रपति जो पर जो है महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन उस सदन की कुल जो है सदस्य संख्या के कम से कम 1/3, याद रखिएगा 1/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित कर लाएगा। और अनुच्छेद आपका 61 के 3 यानी यहाँ पर एक था के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम जो है 2/3 बहुमत द्वारा पारित दिया जाता है। तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटना होगा। इस प्रकार दोनों सदन बहस में हिस्सा एवं मतदान का अधिकार रखते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग एकमात्र आधार संविधान के उल्लंघन पर लाया जाएगा। अतः ए और बी दोनों जो है गलत है, यानी संविधान का उल्लंघन जब करेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर कोई भी सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब यहाँ पर खालिस्तान है कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, अब उसको कहते हैं दोस्तों संविधान जो है सभागृह को क्या कहते हैं, संविधान भवन का केंद्रीय कक्ष। अब उसको कहते हैं क्या कहते हैं, जो है संविधान जो है सभागृह को क्या कहते हैं, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। ऑप्शन नंबर जो बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बैठक जो है आपका 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बात करें तो अस्थायी जो है अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद जी, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और 11 दिसंबर फिर 1946 को संविधान सभा ने अपना जो है निर्विरोध जो है स्थायी सदस्य यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है यहाँ पर निर्वाचित किया। और संविधान सभा की पहली बैठक सभागृह में हुई, जिसको हम क्या कर रहे हैं अभी कर रहे हैं संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। वर्ष 1947 में अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण भी इसी कक्ष में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। स्वच्छ साथी जो है उस समय क्वेश्चन पूछा गया था ये एग्जाम में कि स्वच्छ साथी का जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो याद रखिएगा दिया मिर्जा जी हैं, ठीक है, दिया मिर्जा जी हैं, याद रखिएगा। प्रसिद्ध जो है बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा जी जो हैं ये स्वच्छ भारत मिशन के जो है युवा आधारित कार्यक्रम स्वच्छ साथी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त इनको किया गया है। और स्वच्छ साथी एक छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत 2000 युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में शामिल किया जाएगा, जो देश के यहाँ पर कितने स्कूल, यहाँ पर आपके हैं 10,000 स्कूलों के साथ संपर्क करेंगे। उन स्कूलों से सभी विद्यार्थियों को स्वच्छ भारत की शपथ दिलाएंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था उस समय हमने बता दिया। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया है, क्या बताया गया, पहला जो निष्कर्ष है वो बता रहा है कि 6 वर्ष के एक बच्चे
ए ने, ठीक है, ए नाम है उस बच्चे का, ठीक है, ए ने बहुत सारी मार धाड़ की फिल्में देखी हैं। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। यहाँ पर बी में मतलब दूसरे वाले में क्या दिया है, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। तो आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष जो है भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो है सही है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। यानी यहाँ पर जो है पहला निष्कर्ष, इसमें भी जो है ए ने कोई अपराध नहीं किया है, और यहाँ पर दूसरा जो है यहाँ पर ये अनजाने में जो है यहाँ पर पी ने जो है खिला दिया है, तो यहाँ पर ये इसने भी कोई अपराध नहीं किया है। देखिए इसकी जो चर्चा की गई है वो की गई है आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता के 82 नंबर धारे के अनुसार। बताया गया है कि जो है कोई भी बच्चा या कोई भी है जो 7 साल से कम है, यानी 6 वर्ष इसमें बताया गया था कम है, और जो है इसको शिशु माना जाता है, और यहाँ पर जो है इसके अपराध को नहीं माना जाएगा। ठीक है, दूसरा बात करेंगे तो यहाँ पर ये भी आपका अपराध नहीं है। ये आपका आईपीसी यानी कि आपका भारतीय दंड संहिता के 84 नंबर धारा में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है, इसको अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो कुछ और चीज़ों में जो है भाषा में यूज़ किया गया है, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बताया गया है कि उस जो भी व्यक्ति अपराध कर रहा है या जो चीज़ें वो कर रहा है, उसको अगर उसके चित्त सही नहीं है, विकृत है, या फिर जो है उसको नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, अनजाने में, या फिर जो है पागल व्यक्ति को भी इसी के तहत जो है अपराधी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करेंगे, लोकपाल जो है एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है, हिंदी में उसका अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर लोकपाल जो एक संस्कृत शब्द है और इसका जो अर्थ होता है लोगों की देखभाल करने वाला। लोकपाल मतलब लोगों की देखभाल करने वाला। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करने वाला होता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों का निवारण करने हेतु बनाई गई एक संस्था है जिसका नाम याद रखिएगा ओम्बुड्समैन, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। यह जो है एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी संस्था के रूप में इसकी स्थापना जो है 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। भारत के संदर्भ में केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर जो है लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। 5 जनवरी 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर केंद्र की बात करें तो यहाँ पर लोकपाल, और अगर यहाँ पर राज्य की बात करें तो लोकायुक्त जो है नियुक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, ठीक है, इस सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये याद रखिएगा 2005 है, ठीक है, के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे यहाँ पर कहा जाता है, क्या कहा जाएगा उसको, तो यहाँ पर कहा जाएगा मानित अस्वीकृति कहा जाएगा। ठीक है, लोक सूचना अधिकारी जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जो है सूचनार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे जो है मानित अस्वीकृति कहा जाएगा। जन सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह 30 दिन अथवा जीवन व स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे के अंदर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराए। याद रखिएगा, अगर जीवन का मामला आ रहा है, स्वतंत्रता का मामला आ रहा है तो 48 घंटे के अंदर अथवा 30 दिन के अंदर जो है ये बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है, सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। मतलब कौन है,
दोस्तों याद रखिएगा, पीठासीन अधिकारी, ठीक है, पीठासीन अधिकारी सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं, ठीक है। अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा अपने 2 सदस्यों को यथाशीघ्र अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा की कार्यवाही अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। पीठासीन अधिकारी सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियां और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। तो पीठासीन अधिकारी यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 30 नवंबर 2017, देखिए क्वेश्चन जैसा आपका है ये आपका उस समय का है, तो उस समय कौन थे? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्तार अब्बास नकवी जी, ठीक है। ये जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। वर्तमान में बात करें तो जो है यही हैं अभी भी, अगर बात करें वर्तमान में तो, ठीक है, अल्पसंख्यक कार्य का मंत्रालय या केंद्रीय मंत्री यही हैं, नकवी जी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? सभी लोग बताएंगे। वह गोबी रेगिस्तान, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो रेगिस्तान है ये जो है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वर्षा छाया रेगिस्तान है और जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? ये किस अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ठीक है। यहाँ पर अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समता का जो है एक जैसा जो है व्यवहार की गारंटी देता है और ये जो है आपका किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जो है भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा, इसके बारे में इसमें बताया गया है। और युक्ति संगत आधारों पर नागरिकों के किसी विशिष्ट समूह को विशेष लाभ, अधिकार या संरक्षण दिया जाना अनुच्छेद 14 की परिकल्पना में शामिल है। अतः अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1952, 1952, ठीक है। राज्यसभा एक जो है स्थायी सदन है, ठीक है, और स्थायी में याद रखिएगा लोकसभा, ठीक है। इसके यानी राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं, इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। इसका विघटन नहीं होता है, इसीलिए तो अब कह रहे हैं इसको स्थायी, बल्कि इसके 1/3, याद रखिएगा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। प्रथम जो हुआ था पहली बार वो आपका जो हुआ था वो आपका हुआ था 3 अप्रैल 1952 में जो है इसकी पहली जो बैठक हुई वो आपकी जो मतलब इसका गठन हुआ था इस समय, और इसकी जो बैठक हुई वो 13 मई 1952 को हुई, ठीक है। तो बैठक ही पूछा, सॉरी गठन पूछा है, तो 3 अप्रैल 1952 और बैठक 13 मई जो है 1952। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक यहाँ पर खाली है प्रदेश था, मतलब
किस का जो है इस पर शासन था, मेन बात करें तो ये किसका शासन इस पर था, कौन सा प्रदेश था। ध्यान रखिएगा, गोवा जो था वो था पुर्तगाली, याद रखिएगा पुर्तगाली जो है प्रदेश था। 15 अगस्त 1947 को जो है यहाँ पर के बाद भी जो था वो गोवा जो है पुर्तगाल के अधीन बना रहा, ठीक है। 1961 में जो है फौज भेजकर गोवा को जो है मुक्त कराया गया। इसके लिए याद रखिएगा, इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय जो है ये चलाया गया, ठीक है, और गोवा को यहाँ पर मुक्त कराया गया। नेक्स्ट बात करें, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, ठीक है। पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है। यहाँ पर ये बात कर रहा है किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है, ठीक है। हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी, मतलब इससे दूसरी जो शादी है वो अमान्य नहीं होगी, लेकिन जो है ये दंडनीय अपराध है। ये कहां पर कहा है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, सरला मुदगल बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने सरला मुदगल बनाम भारत संघ के वाद में यह माना कि पहली शादी के रहते दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है। हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। इस केस में प्रश्न यह था कि एक हिंदू, ये हिंदुओं के लिए है, ठीक है, एक हिंदू पति जिसने हिंदू कानून के तहत शादी की हो लेकिन दूसरी शादी करने के लिए क्या इस्लाम धर्म को कबूल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि केवल हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है के तहत जो है ही हिंदू विवाह को भंग किया जा सकता है, मतलब उसी के तहत ही हिंदू विवाह को भंग कर सकते हैं आप, ठीक है। अर्थात इस्लाम कबूल करने के बाद दोबारा की गई शादी हिंदू विवाह कानून के अंतर्गत भंग नहीं की जा सकती, किंतु इसे भारतीय दंड संहिता धारा नंबर याद रखिएगा 494 के तहत अपराध माना जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि पहले हम हिंदू थे ये कर लिए फिर उसके बाद जाके मुस्लिम में बन करके और एक और शादी कर लिए, तो ये सब नहीं होगा। ये आपका धारा कौन सा है, आपका 494 के तहत अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को, यहाँ पर खालिस्तान है, कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। देखिए, विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ होने को क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं अंतर पड़यन कहते हैं। ऑप्शन में जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, पड़न, अंतर पड़न, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, चींटियों से हमले से, चींटियों के, यहाँ पर चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। कौन से कीटनाशक का प्रयोग करते हैं चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए। कीटनाशक है दोस्तों कपूर, बहुत ही साधारण सा उपाय है कपूर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह इसमें जो है एक जो है तीखी गंध होती है, आप जानते हैं, इसी कारण जो है चींटियां नहीं लगती। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत और अफगानिस्तान द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम आपको बताना है। भारत और अफगानिस्तान द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम आपको बताना है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सलमा बांध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अफगानिस्तान के, याद रखिएगा, हेरात प्रांत में जो है भारत द्वारा तैयार की गई अफगानिस्तान और भारत की मैत्री बांध यानी सलमा बांध का उद्घाटन किया। हरी नदी 75,000 जो है यहाँ पर हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई और यहाँ पर जो है 42 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ पर होगा इस बांध से, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे,
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फोन और संदेश रोकने के लिए अपने फोन का विवरण पंजीकरण करा सकता है। यहां पर आपको बताना है उसका नाम। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा परेशान न करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, परेशान न करें। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फ़ोन, यानी बार बार जो फ़ोन आता नहीं आता कारोबार वाला, ये करिए वो करिए, तो इसके लिए आप जो है एक विवरण जो है पंजीकरण करा सकते हैं। ऑप्शन सी, परेशान न करें। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि चित्रात्मक निरूपण को, यहाँ पर खालिस्तान है, कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? जो चित्रात्मक जो विवरण है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, कंप्यूटर में फाइल रहेगा, फोल्डर रहेगा, ये सब का क्या होता है? आइकॉन होता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका खालिस्तान है, ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। मतलब यहाँ पर खालिस्तान है, किसने? तो यहाँ पर देखिए, भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1919 द्वारा केंद्र में द्विसदनीय जो है विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन यानी राज्यसभा, ठीक है, और ऊपरी सदन जो है राज्यसभा कहलाया है, और जो है जो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पर निचला सदन की बात करें तो आपका केंद्रीय विधानसभा ये कहलाता है, और यहाँ पर इस जो 3 वर्ष के लिए होता है। और इस अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में यानी आरक्षित और हस्तांतरित 2 विषयों में बांटा गया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट बात करेंगे, किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग होता है? मतलब कौन से पौधे का उपयोग करते हैं पक्षाघात और यहाँ पर जो मानसिक विकारों के इलाज के लिए? देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाए, ये जो पौधा है ये इसका नाम है कुचला। कुचला एक जो है उष्ण कटिबंधीय जो है वृक्ष है, और जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वह स्ट्रिच नोस नक्स वोमिका, ये इसका नाम है। ये जहरीले प्रकार का होता है, परंतु जो है इसका जो है शोधन विधि द्वारा इसका औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। पक्षाघात और मानसिक विकारों में इसका जो है प्रयोग किया जाता है इलाज के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, आयकर अधिनियम में खालिस्तान है, ए प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह प्रमाणित करता है कि यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा फॉर्म? तो देखिए, फॉर्म नंबर 16 जो है, फॉर्म नंबर 16 एक सर्टिफिकेट है। इसे कंपनी अपने कर्मचारियों को जारी करता है। यह कर्मचारी की सैलरी से काटे गए टीडीएस यानी स्रोत पर जो काटी गई कटौती है को प्रमाणित करता है। यह आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल जो है इनकम के सबूत के तहत होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो सही है? ए में कहा जा रहा है, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले। बी में बताया जा रहा है, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए में ए बी दोनों नहीं, ऑप्शन बी में ए, ऑप्शन सी में ए बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में केवल बी। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा?
तो देखिए दोनों जो वक्तव्य है दोनों के दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ याद रखिएगा, चुनाव अधिकारी जो है यह सुनिश्चित करता है कि 2 किलोमीटर के अंदर भीतर जो है मतदान केंद्र मिले, और यहाँ पर बात करें कि 1500 से अधिक जो है मतदाताओं का जो है भार न उठाना पड़े, ठीक है। तो आपका दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 40 क्वेश्चन आपके जीके के संविधान के और मूल विधि के हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि आपने 40 क्वेश्चन में से ईमानदारी के साथ कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। यही लेवल रहता है, ठीक है, पेपर का यही लेवल रहता है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। आपका लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियोज बनाने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।